वेलकम टू लॉ टाइम विद आशी। आज सिर्फ 25 मिनट्स में करेंगे CPC 1908 स्मार्ट, सिंपल और एग्जाम फोकस्ड। लेट्स क्रैक इट लॉ स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं CPC। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Scheme of the code, which is CPC 1908. So it is divided into two parts, sections and orders. बात करें सेक्शंस की, सो दैट इज़ द बॉडी पार्ट। ये मेन CPC है, इसमें सारा फंडामेंटल पार्ट है CPC का। वी कैन से कि ये बैकबोन है CPC की। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स विद 158 सेक्शंस। बॉडी हमें बताती है सारे जनरल प्रिंसिपल्स जो एक जुरिस्डिक्शन या पावर्स ऑफ सिविल कोड से रिलेटेड है। ऑर्डर्स इसका डिस्क्रिप्शन होते हैं, विच इज़ 51 ऑर्डर्स गिवन अंडर शेड्यूल 1. We have the detailed analysis of 158 sections under these orders. High Court can amend the rules or orders, but body can be amended by legislature only. Earlier हमारे पास 5 schedules होते थे, but schedule 2, 3, 4 and 5 were repeated. Apart from sections and orders, we have appendices which are from A to H. उनका कोई खास पर्पज नहीं है. They are not giving any law, but they are just there to मेक द फॉर्मेट ऑफ फॉर्म्स यूनिफॉर्म। सारे जगह एक ही फॉर्मेट रहे फॉर्म्स का, इसी वजह से वी हैव अपेंडिसेस ऑल्सो फ्रॉम A to H। सिविल प्रोसीजर कोड 1908। स्टार्ट करते हैं बॉडी से। फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी पार्ट। इसमें सेक्शंस है 1 to 8। It talks about short title, commencement and extent of CPC, also the definitions, और it also talks about the small course codes। हमारे दो तरीके के small course codes होते हैं, provincial small course codes and presidency small course codes। अब जो section 7 है provincial small course codes, that has to be read with order 50। presidency small course codes read with order 51। next है हमारा part 1 which is suits in general। सूट्स इन जनरल, एज द नेम सजेस्ट, इट टॉक्स एवरीथिंग अबाउट सूट। जो भी हमें सूट के बारे में जानना है, वेदर इट इज़ जुरिस्डिक्शन, कोर्ट्स का क्या रहेगा, रेस जुडिकाटा और प्लेस ऑफ सुइंग क्या रहेगी, इसके अलावा जजमेंट एंड डिक्री, कॉस्ट और कैसे एक प्लेंट बनती है, सेक्शन 26। इसके बाद है पार्ट 2 एग्जीक्यूशन। बेसिकली पार्ट 2 एग्जीक्यूशन जो है वो ऑर्डर 21 के साथ रीड करना है। इट टॉक्स अबाउट किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे वंस अ डिक्री हैज़ बीन कम इन द फेवर ऑफ द डिक्री होल्डर। उसके बाद है पार्ट 3 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। ये जजमेंट में रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। बेसिकली इट इंक्लूड्स द कमीशंस। आफ्टर दैट वी हैव पार्ट 4 विच इज़ द सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस। इसमें स्पेशल सूट्स की बात करी गई है। उसके बाद है पार्ट 6 विच इज़ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। दीज आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द जजमेंट, बट ये एक इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अरेस्ट कर लेना, अटैचमेंट कर लेना प्रॉपर्टी को, इंजंक्शन कर देना। दे प्ले एन इफेक्टिव रोल बट दे आर स्टिल नॉट रिफ्लेक्टेड इन द जजमेंट। इसके बाद है अगर इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर डिक्री, मोस्टली अगर जजमेंट लेटर सेटिस्फाइड नहीं होता तो दे गो फॉर द अपील। सो अपील के सारे प्रोविजंस है पार्ट 7 में। उसके बाद पार्ट 8 है हमारा रेफरेंस, रिव्यू एंड रिविजन। पार्ट 9 है हमारा स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द हाई कोर्ट्स। पार्ट 10 है रूल्स। ये हमारी अमेंडिंग पावर्स है हाई कोर्ट की। अगर वो कोई ऑर्डर उन्हें नहीं अच्छा लग रहा और दे वांटेड टू अमेंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्टेट, सो दे कैन डू सो अंडर पार्ट 10 रूल्स विच इज़ फ्रॉम सेक्शंस 121 to 131। इसके बाद जितने भी मिसलेनियस सेक्शंस बच गए फ्रॉम सेक्शंस 132 to 158, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द मिसलेनियस पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं बेसिस ऑफ CPC। आखिर हमें CPC क्यों चाहिए? हमें CPC इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हमें एक रेमेडी चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ से। हमारा एक सिविल राइट था और वो इन्फ्रिंज किया है बाय द अदर पार्टी। जब वो इन्फ्रिंज किया था तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, जिसने कंपेल किया है प्लेंटिफ को कि अब वो सिविल कोर्ट में जाए। जब वो सिविल कोर्ट में जाता है, किस वजह से जाता है? वो रेमेडी लेने के लिए। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा एक सिविल राइट था और वो इन्फ्रिंज हुआ है। अब हमें एक रेमेडी चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ से। पर कौन से कोर्ट ऑफ लॉ से? तो पहले 25 सेक्शन जो है हमारे CPC के, वो यही बात करते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, यानी कि कौन सा कोर्ट ऑफ लॉ है जो एप्रोप्रिएट है मेरा केस सुनने के लिए, एंड उसे ही हम कहते हैं जुरिस्डिक्शन।
तीन तरीके की जुरिस्डिक्शन होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हमारी सेक्शन 1 में दी हुई है, वेदर सीपीसी लगती है कि नहीं लगती, बिकॉज लाइक वी हैव स्टेट ऑफ नागालैंड एंड अदर ट्राइबल एरियाज, वहाँ सीपीसी नहीं लगती है, तो वहाँ पर आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हो सिविल रेमेडी लेने के लिए। नेक्स्ट वी हैव पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो हमारा सेक्शन 6 में दिया हुआ है। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है कि सूट की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होता है कि वेदर यू नीड टू गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और यू नीड टू गो टू द हायर कोर्ट। फॉर इंस्टेंस दिल्ली की बात करें तो अगर 100 करोड़ से ऊपर का केस है तो वो ऑफ कोर्स दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगा, ना कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो सोर्सेज रहते हैं। हम सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1887 को रेफर कर सकते हैं, अलॉन्ग विद इट हमें रेफर करना है रिस्पेक्टिव स्टेट कोर्ट्स एक्ट को। जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली का रिस्पेक्टिव स्टेट कोर्ट्स एक्ट हम अप्लाई करेंगे, राजस्थान का राजस्थान के लिए, पंजाब हरियाणा का पंजाब हरियाणा के लिए, एक्सेट्रा। Then we have the most important jurisdiction which is the subject matter jurisdiction। ये हमारी दी हुई है सेक्शन 4, 5, 7 एंड 8 में। इसमें बात करी गई है कि कैसे एक जो सिविल मैटर है अगर वो एक रेवेन्यू कोर्ट को लेना है, अगर वो रेवेन्यू मैटर है तो एक वो रेवेन्यू कोर्ट में ही जाएगा, ना कि कोई सिविल कोर्ट में। अगर स्मॉल कॉज कोर्ट्स का मैटर है तो वो स्मॉल कॉज कोर्ट्स में ही जाएगा। हमारे दो तरीके के स्मॉल कॉज कोर्ट्स होते हैं। सेक्शन 7 डिसाइड्स अबाउट प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एंड सेक्शन 8 प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स। दे हैव टू बी रेड विद ऑर्डर 50 एंड 51 रिस्पेक्टिवली। अब हमारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर हमने जुरिस्डिक्शन फॉलो नहीं करी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इफ इट इज टेरिटोरियल और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन तो कुछ नहीं होता। इट इज जस्ट एन इरेगुलरिटी एंड इट इज नॉट एन इलीगैलिटी। हम उसे ठीक कर सकते हैं आइदर बाय द प्रोसेस ऑफ रिविजन या और कोई प्रोसेस लगा के। बट in Sneh-Lata case, violation of subject matter jurisdiction will lead to case being void ab initio। मतलब subject matter jurisdiction को हम नहीं avoid कर सकते हैं। It is the most important one। और अगर हमने उसे avoid किया and कोर्ट ने उस पर डिग्री पास कर दी, so that degree is a nullity। अब बात करते हैं हमारे सेक्शन 9 की। हम अभी तक सेक्शन 8 तक बात कर चुके हैं, अब है सेक्शन 9। सेक्शन 9 इज बेसिकली कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स ऑफ ऑल सिविल नेचर। किसी भी तरीके का कोई भी सिविल नेचर का सूट है तो कोर्ट को वो ट्राई करना है अनलेस इट इज बार्ड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। अब बार किस तरीके से लग सकता है? आइदर बार स्टैच्यूट खुद लगा सकता है यानी कि सीपीसी, या बार सेम सूट पर लग सकता है। बार स्टैच्यूट कब लगाता है? जब सेक्शन 4, 5, 7, 8 सीपीसी उसे बार कर रहा है, यानी कि अगर वो एक रेवेन्यू मैटर है तो रेवेन्यू कोर्ट में ही जाएगा। अगर कोई स्पेशल कोर्ट उस मैटर को डील करती है तो वो स्पेशल लॉ में जाएगा, ना कि किसी सिविल कोर्ट में। सेक्शन 7 एंड 8। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स, जो बात करते हैं कि कोई ऐसा मैटर अगर उनके अंडर आता है तो आप उन्हीं के पास जाएंगे, नॉट सिविल कोर्ट्स। सेक्शन 8 ऑन द अदर हैंड इज द प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स। देन देयर आर बार्स ऑन द सेम सूट, जिससे सेक्शन 10, 11 एंड 12। सेक्शन 10 बात करता है हमारा रेस्ट सब जुडाइस की। अगर कोई मैटर ऑलरेडी चल रहा है किसी और कोर्ट में तो आप उसे दोबारा से किसी और कोर्ट में नहीं चला सकते हैं। जब वो ऑलरेडी है ही मैटर रेस्ट सब जुडिस तो आप उसे वापस से उस कोर्ट में कैसे लगा सकते हैं? दिस विल वेस्ट द टाइम ऑफ अदर कोर्ट ऑल्सो। देन सेक्शन 11 पे भी बार है रेस्ट जुडिकाटा कि अगर ऑलरेडी एक मैटर डिसाइडेड है तो दोबारा से आप उस मैटर को नहीं डिसाइड कर सकते, दोबारा से वो मैटर टेकअप नहीं किया जा सकता इन एनी अदर कोर्ट ऑफ लॉ और इन द सेम कोर्ट ऑफ लॉ। सेक्शन 12 बार ऑन द सेम सूट। अब हमें पता चल गया कि हमें एक सूट ढालना होता है और तभी हमें हमारी रेमेडी मिलेगी सिविल कोर्ट से। अब इस सूट को ढालते कैसे हैं? इट इज बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 26 विच हैज टू बी रेड विद ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 बात करता है डिटेल एनालिसिस ऑफ प्लेंट कि कैसे एक प्लेंट को इंस्टीट्यूट करा जाता है। अब एक प्लेंट कब बनता है? अब वो ना हम उसे पिटिशन कहते हैं ना हम उसे एप्लीकेशन कहते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम देम बिकॉज इट इज गवर्न बाय ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7। ऑर्डर 1 बात करता है पार्टीज टू द सूट। अगर 2 या 2 से ज्यादा प्लेंटिफ है या 2 से 2 ज्यादा डिफेंडेंट है तो हम उन्हें ज्वाइंटर कर देते हैं, ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज। ठीक है, उसके बाद है ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 हमारा बात करता है अगर हमारे 2 या 2 से ज्यादा क्लेम्स है तो हम उन क्लेम्स को जोड़ देते हैं
फिर ऑर्डर 6 हमारा बात करता है प्लीडिंग्स की। प्लीडिंग्स में हमारे दो इनरोल होते हैं, एक तो हमारा प्लेंट ऑर्डर 7 और रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर 8। प्लीडिंग्स का मतलब होता है जो प्लेंटिव की तरफ से प्लेंट आई है और उस प्लेंटिव की प्लेंट पर जो रिप्लाई आता है डिफेंडेंट का रिटन स्टेटमेंट, दैट ऑल्सो इज प्लीडिंग्स। उसके बाद ऑर्डर 7 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट प्लेंट। तो हमारा प्लेंट कब बना? व्हेन इट इज गवर्न बाय ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7। अब हमें पता चल गया कि हमने प्लेंट डालनी है एंड हमने प्लेंट डाल दी है। अब हमें डिफेंडेंट को बुलाना पड़ेगा, तभी सूट स्टार्ट होएगा, तभी प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। डिफेंडेंट को बुलाने के लिए हम ऑर्डर 5 समन्स भेजेंगे उसको। अब जब हमने उसे समन्स भेज दिए हैं तो कोर्ट में कौन कौन जा सकता है? एक तो खुद डिफेंडेंट और प्लेंटिफ। उसके बाद ऑर्डर 3 में ये भी बताया हुआ है इफ द डिफेंडेंट इज नॉट अवेलेबल देन उसका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट या प्लीडर जिन्हें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पता है सिविल प्रोसीडिंग के और इस सिविल केस के। देन आफ्टर दैट रिटन स्टेटमेंट मांगी जाती है डिफेंडेंट से ऑर्डर 8 में। एंड व्हाट इज द रिटन स्टेटमेंट? इट इज द रिप्लाई टू द प्लेंटिव्स प्लेंट। अब वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी प्योरली डिफेंसिव, लाइक डिनायल हो सकता है कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं करा जैसा प्लेंटिव कह रहा है एंड दिस इज नॉट अ गुड केस, ये मेरे अगेंस्ट इस केस का कोई लोकस स्टैंडाई ही नहीं बनता है। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि इस केस की कोई फाउंडेशन ही नहीं है, ये गलत केस फाइल किया गया है। उसके बाद WS प्योरली ऑफेंसिव भी हो सकती है, यानी कि काउंटर क्लेम डाल देना। अब वो ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं करा, बल्कि वो ये कह रहा है कि मैंने तो करा ही नहीं है, बल्कि ये प्लेंटिफ ही है जो मेरे पे फालतू का केस कर रहा है और ये मेरी गाड़ी चुरा के भागा हुआ है। तो दिस इज काउंटर क्लेम। इट इज काइंड ऑफ अ न्यू प्लेंट विच इज रिटन बाय द डिफेंडेंट। ये बीच में एक काइंड ऑफ न्यू प्लेंट डल जाती है। उसके बाद आता है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब है, मान लीजिए मैंने कहा कि आप मेरे 10,000 रुपीज़ दो, तो डिफेंडेंट कहता है नहीं, पहले आप मुझे मेरे 9,000 रुपीज़ दो, उसके बाद हम इस 10,000 के ऊपर बात करेंगे। सो दैट इज सेट ऑफ। अब जब सारी पार्टीज अवेलेबल हो गई है तो ऑर्डर 9 में कोर्ट फर्स्ट हियरिंग रखेगा। मान लीजिए प्लेंटिफ आ गया है बट डिफेंडेंट नहीं आया है, तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास होएगा। उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं आता डिफेंडेंट, तो एक्स पार्टी डिक्री पास हो जाएगी डिफेंडेंट के अगेंस्ट। देन अगर डिफेंडेंट अपीयर हो गया बट प्लेंटिफ ही नहीं आया, तो होगा डिसमिसल ऑफ सूट। उसके बाद बात करते हैं ऑर्डर 10 की। अब ऑर्डर 10 में कोर्ट अपना माइंड क्लियर करता है। मान लीजिए सारी पार्टीज आ गई हैं, प्लेंटिफ भी आ गया है, डिफेंडेंट भी आ गया है, तो ऑर्डर 10 में कोर्ट अपना माइंड क्लियर करेगा। अब कोर्ट क्वेश्चंस पुट अप करेगा दोनों पार्टीज से और वो पार्टीज अपना आंसर देंगी, और अगर कोर्ट को लगता है कि एडीआर के लिए इनका केस फिट है तो कोर्ट एडीआर के लिए दोनों पार्टीज को रेफर कर देगा। आफ्टर दैट कोर्ट का माइंड तो क्लियर हो गया, बट अब पार्टीज को भी तो अपना माइंड क्लियर करना है, देयर मे बी सम डाउट्स, तो वो हमारा आ जाता है ऑर्डर 11 में, डिस्कवरी इन इंस्पेक्शन। इसमें पार्टीज एक दूसरे को इंटेरोगेटरीज भेजती है एंड अपना माइंड क्लियर करती है। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत नॉमिनल है और कोर्ट उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, जैसे कि अगर पार्टी X वर्सेस Y के बीच में है और दे नो कि जो ये घर है वो X का है, बट लेकिन पंगा क्या है कि वेदर ये रेंट पे ये जो बंदा रह रहा है Y, उसको निकलना है कि नहीं निकलना है। तो हम इस चीज़ पे लड़ाई नहीं करेंगे कि X का घर है कि नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर बाय द फैक्ट ऑफ इट। So these are admissions and these remove the unnecessary issues। इससे टाइम बचता है कोर्ट का। उसके बाद क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है एक सिविल प्रोसीडिंग में, तो अगर कोई प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग या रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स है तो वो सब कुछ होता है ऑर्डर 13 में। वंस ऑल दिस इज डन वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द सिविल प्रोसीडिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ये होता है हमारा ऑर्डर 14 में। इश्यूज 3 तरीके के होते हैं, फैक्ट, लॉ और मिक्स्ड। वैसे तो ऑर्डर 14 में सिर्फ 2 तरीके की इश्यूज की बात करी गई है, इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड इश्यूज ऑफ लॉ, बट सुप्रीम कोर्ट ने बाय जजमेंट मिक्स्ड भी इश्यूज भी डिराइव करे हुए हैं। अब जब इश्यूज फ्रेम हो चुके हैं जिसके ऊपर लड़ाई होनी है, आर्ग्यूमेंट्स होनी है बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, तो अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट
इस केस को फर्स्ट हियरिंग में ही डिस्पोज ऑफ कर सकता है, तो वो ऑर्डर 15 में ऐसा कर सकता है। अब वो फर्स्ट हियरिंग में कैसे डिस्पोज करेगा, वो विटनेसेस बुला लेगा साथ में ही, अलग से समन्स नहीं भेजेगा और फर्स्ट हियरिंग में डिसमिस कर देगा केस को, पूरा जजमेंट दे देगा, डिक्री दे देगा उसके बाद। सो दिस विल बी डन अंडर ऑर्डर 15। बट मान लीजिए फर्स्ट हियरिंग में केस नहीं रिजॉल्व होता, जो नॉर्मली नहीं होता है, तो ऑर्डर 16 में जाएगा समन विटनेसेस को। अब विटनेसेस को बुलाया जाएगा, प्लेंटिफ के विटनेसेस का एविडेंस लिया जाएगा, डिफेंडेंट के विटनेसेस का एविडेंस लिया जाएगा और कोर्ट बताएगा ऑर्डर 17 में कि आपके पास कितनी एडजर्नमेंट्स है। आप कोर्ट का ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना बार बार में एडजर्नमेंट्स ले लेके। तो वैसे तो अमेंडमेंट एक्ट 1999 एंड 2001 के तहत 3 एडजर्नमेंट्स मैक्सिमम होती है। आफ्टर ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर, अब ट्रायल स्टार्ट होता है, सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है हमारी ऑर्डर 18 से। इसमें सूट की हियरिंग होती है, पार्टीज को एग्जामिन किया जाता है, कोई एविडेंस प्रेजेंट हो रहा है उसको एग्जामिन किया जाता है, एंड दिस हैज टू बी कम्प्लीटली रेड विद BSA विच इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच वॉज अर्ट्सवाइल इंडियन एविडेंस एक्ट। हर जो चीज़ हमारी यहाँ पर दी जाएगी, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट है, चाहे कोई भी हमारा सूट है या और कुछ है, हमें कुछ भी एविडेंस देना है, दैट हैज़ टू बी अकम्पनीड विद एन एफिडेविट, जो हमारा ऑर्डर 19 में दिया हुआ है। अब सूट चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं वो सोच सकते कि कोई कुछ कंडीशन ही नहीं होगी, कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। सूट चल रहा है, डेथ हो सकती है किसी भी पार्टी की, मैरिज हो सकती है, इंसॉल्वेंसी हो सकती है। सो इन ऑल दिस केसेस अबेटमेंट ऑफ सूट्स हो जाता है एज गिवन अंडर ऑर्डर 22। आफ्टर दैट अब ऐसा भी हो सकता है कि अबैंडन कर दे कोई सूट प्लेंटिफ, या डिफेंडेंट डिफेंडेंट एडजस्टमेंट करवा दे बाहर आउटसाइड द कोर्ट की, भाई हमारा केस चल रहा है, पैसे वैसे ले दे के काम खत्म करते हैं, क्यों इतना पंगा आगे लेना। सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। फिर प्लेंटिफ विड्रॉ करवा सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 23। ऑर्डर 24 बात करता है पेमेंट इनटू कोर्ट। ऑर्डर 25 बात करता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बेसिकली तब नीडेड होती है जब आइदर ऑफ द पार्टीज अ फॉरेनर, या फिर उनकी प्रेजेंस हो या ना हो, दैट इज इन डाउट। हो सकता है कि वो ना आए, तो हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। सो दैट इज नोन एज सिक्योरिटी। अब 2 बातें आ जाती हैं, एक होती है हमारी इंसिडेंटल प्रोसीडिंग और एक होती है हमारी सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है जो हमारी जजमेंट में रिफ्लेक्ट होंगी, जैसे कि कोर्ट अपॉइंट कर सकता है कुछ कमीशंस को। अब मान लीजिए कोर्ट को इतनी नॉलेज नहीं होती है अकाउंटेंसी की, या फिर कोर्ट जाके उनका मापा तो नहीं लेगा प्रॉपर्टी का, दैट इज टू बी डन बाय द पटवारी। तो इन सब चीज़ों के लिए कोर्ट कमीशंस अपॉइंट करती है थ्रू आउट द केस, कि कभी भी केस के दौरान कमीशंस अपॉइंट किए जा सकते हैं, एंड दैट इज अंडर incidental proceedings. Order 26 read with part 3 incidental proceedings section 75 to 78. अब समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टी बहुत शानी है, बहुत चालाक है, तो वो क्या करती है, मान लीजिए उसको लग रहा है कि उसके फेवर में केस नहीं आने वाला है, तो जो डिस्प्यूट की मटेरियल है उसको बेच देंगे ताकि एटलीस्ट उन्हें कुछ तो फायदा हो। तो इस चीज से बचाने के लिए, सूट की वैल्यू को बचाने के लिए कोर्ट सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स का यूज करता है, जो है ऑर्डर 38, 39 एंड 40 में। ऑर्डर 38 है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ऑर्डर 39 है टेम्पररी इंजंक्शंस, ऑर्डर 40 है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स। जब सब कुछ हो जाता है, सारा मैटर हो जाता है, तो कोर्ट एक कंक्लूजन पे पहुंचता है, एक प्रोनाउंसमेंट करता है। उस प्रोनाउंसमेंट को हम कहते हैं जजमेंट। आफ्टर दैट रूल 6A ऑफ ऑर्डर 20 सेज कि एक डिक्री भी पास होनी होती है, एंड दैट डिक्री हैज टू बी पास विद इन 15 डेज। वो एक सब्सटैंटिव पार्ट होता है जजमेंट का। जजमेंट बहुत लंबी होती है, लाइक इट कुड बी 2000 पेजेस, इट कुड बी 100 पेजेस। अब इतनी लंबी जजमेंट पार्टीज कैसे पढ़ेंगी, दे डोंट हैव लीगल माइंड सेट, राइट, वकील भी नहीं पढ़ते हैं। सो देयर इज डिक्री जो क्लियरली बताती है सब्सटैंटिव राइट ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज ने जानना है वो क्लियरली बताती है, एंड दैट इज द समराइज्ड फॉर्म ऑफ जजमेंट। ये दोनों हमारी डील होती है ऑर्डर 20 में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कॉस्ट का एंड इंटरेस्ट का CPC के अंदर, बिकॉज आपने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है दूसरी पार्टी का,
और आपने कोर्ट नहीं चाहता होता कि आप सिविल राइट की रेमेडी लेने के लिए सिविल कोर्ट में आओ, बिकॉज दैट इज योर पर्सनल मैटर। तो आपने इतना टाइम वेस्ट किया है सारी पार्टीज का एक केस लगा के, या केस आपने ऐसा क्यों किया कि सिविल राइट अराउज हुआ, एक कॉज ऑफ एक्शन अराउज हुआ। तो इस सिचुएशन में कोर्ट पुटअप करेगा कॉस्ट एंड इंटरेस्ट को। अब ऑर्डर 21 बात करता है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन का मतलब है अगर जजमेंट डेटर जो है हमारा, उसने फॉलो ही नहीं किया जजमेंट को या डिक्री को, तो जो हमारा डिक्री होल्डर है वो एग्जीक्यूशन के लिए जा सकता है, यानी कि कंपेल कर सकता है बाय वेरियस प्रोसेसेस। इट कुड बी लाइक arrest and attachment, delivery of property, it could be appointment of receiver or in such other manner. In such cases कोर्ट एग्जीक्यूशन करवाएगा उस डिक्री का। अदरवाइज जजमेंट डेटर तो मजे में घूमता रहेगा एंड डिक्री होल्डर किसी फायदा नहीं हो, उसको कुछ फ्रूट्स ही नहीं मिल रहे डिक्री के। तो दैट इज ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन। उसके बाद बात करते हैं अगर जजमेंट डेटर इज नॉट हैप्पी विद द जजमेंट तो वो अपील के लिए जाता है। अपील के लिए हमारे पास 5 ऑर्डर्स है और 5 टाइप्स की अपील है। ऑर्डर 41 फर्स्ट अपील, ऑर्डर 42 सेकेंड अपील, ऑर्डर 43 अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स, ऑर्डर 44 अपील बाय इंडिजेंट पीपल, ऑर्डर 45 अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अब समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है दे आर नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड कोर्ट्स। हायर कोर्ट से उन्हें एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ जाती है इन बिटवीन द प्रोसीडिंग्स और आफ्टर द प्रोसीडिंग्स। फॉर दैट पर्पज वी हैव रेफरेंस हमारा ऑर्डर 46 में दिया हुआ है। अगर खुद के ही कुछ डिसीजन को वापस से रिव्यू करना है कोर्ट ने तो दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 47 रिव्यू। इसके अलावा एक रिवीजन भी होता है दैट इज अंडर सेक्शन 115, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, दैट इज एन ऑर्डरलेस सेक्शन। अगर और कुछ मैटर बच गया है तो जस्ट लाइक वी हैड सेक्शंस 132 to 158 पार्ट 11 मिसलेनियस पार्ट, वी ऑल्सो हैव ऑर्डर 48 विच इंक्लूड्स ऑल द मिसलेनियस प्रोविजंस अंडर वन ऑर्डर। ऑर्डर 49 बात करता है चार्टर्ड हाई कोर्ट्स की। फिर आता है हमारे स्मॉल कॉज कोर्ट्स। हमने पढ़ा था सेक्शन 7 प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स की बात करता है, दैट हैज टू बी रेड विद दिस ऑर्डर 50 एंड देन वी हैव सेक्शन 8 विच हैज टू बी रेड विद ऑर्डर 51 एज प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स। ये स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स होते हैं, इनमें छोटे मोटे मैटर्स जाते हैं ताकि बर्डन कम हो हायर कोर्ट्स का। अब रह गए थे हमारे ऑर्डर्स 27 to 37। दे ऑल टॉक अबाउट द स्पेशल सूट्स। स्पेशल सूट्स कुड बी लाइक रिलेटेड टू गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हो या फिर कि कोई इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल कर रहा है, सो दे ऑल आर इंक्लूडेड अंडर ऑर्डर 27 to 37 इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशल सूट्स। अब ये तो सारा हमारा था थ्योरेटिकल नॉलेज जो सीपीसी की बेयर एक्ट में दिया हुआ है, बट लेकिन प्रैक्टिकल इज लिटिल बिट डिफरेंट। यू कैन से इट इज समराइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल दिस थिंग। प्रैक्टिकल को भी मैं डिस्कस करती हूँ। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो सिविल कोर्ट्स में किस तरीके से प्रोसीजर चलता है, तो फर्स्ट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेन, फिर वो प्लेन रजिस्टर होती है एंट्री में, फिर अहमद उसे चेक करता है, उसके बाद समन्स इशू किए जाते हैं डिफेंडेंट के, फिर डिफेंडेंट का WS आता है विच इज़ द रिप्लाई ऑफ प्लेंटिफ, फिर उसके बाद प्लेंटिफ खुद का रिप्लाई देता है WS के ऊपर। उसके बाद आता है ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। अगर कोर्ट को लगता है ADR के लिए जाना है तो कोर्ट ADR के लिए भेज देता है, सेक्शन 89 रेड विद ऑर्डर 10। उसके बाद कोर्ट अगर नहीं लगता कि ADR के लिए नहीं जाना है तो कोर्ट इश्यूज फ्रेम करता है। इट कुड बी इश्यूज रिलेटेड टू फैक्ट, रिलेटेड टू लॉ और मिक्स्ड इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड लॉ। उसके बाद एविडेंस लिया जाता है प्लेंटिफ का, फिर डिफेंडेंट का, दोनों आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, रिबटल्स होते हैं, फिर कोर्ट एक कंक्लूजन पे पहुंचता है विच इज जजमेंट एंड आफ्टर दैट एक समराइज्ड कंक्लूजन होता है डिग्री। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।